हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका विक्ट्री बेस पे हार्दिक स्वागत करते हैं जो कि क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का भी रन कर रहा है। इससे पहले अपन ने सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फिनिश किया है और आज अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आज इसके अब बारे में अपन संपूर्ण रूप से इसका अध्ययन करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर इस पूरे लेसन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे ही आपके पास ये चैप्टर होता है तो होने के बाद आप क्या करेंगे, असाइनमेंट मिलाएंगे ताकि ये चैप्टर आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अपन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाके जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें तो हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या है। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होता है, जब अपन कोई भी एक एल्केन लेते हैं और उस एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हेलोजन जोड़ दो तो क्या बनेगा, CH3। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, CH3X जहाँ पे क्या होता है, हेलोजन होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई एक होगा। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। और अगर इसकी नोमेनक्लेचर की आप बात करो तो नोमेनक्लेचर चैप्टर के नाम में ही आपके पास मिलेगा। जैसा कि बताया गया है हेलो एल्केन, तो इसका नाम भी इसी हिसाब से ही आपके पास रखा जाएगा। जैसे अगर CH3Cl है तो आप इसका क्या नाम रखोगे, क्लोरोमेथेन। ठीक है, हेलो यानी क्लोरो, एल्केन मेथेन। समझ में आ गई बात तो ऐसे आपको करना है। और इसका एक और नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, एल्काइल क्लोराइड। तो ऐसे इनके क्या होते हैं, नाम रखे जाते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हेलो एरीन क्या है, तो हेलो एरीन में अपने पास क्या होता है कि एक बेंजीन की रिंग उठा लो और इस बेंजीन की रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल के और एक हेलोजन जोड़ दो। ठीक है, डायरेक्ट अगर रिंग से अपने पास क्या होता है, हेलोजन जुड़ता है तो ये होता है अपने पास क्या, हेलो एरीन। और यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन, ये रहेंगे। समझ में आगे बात तो ये हेलो एरीन बन गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन से। ठीक है, तो हेलो एल्केन का सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसका क्लासिफिकेशन बता देता हूँ जो कि दो बेस पे किया जाता है। सबसे पहला तो होता है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के बेस पे अपने पास क्या होता है, हेलो एल्केन अलग अलग प्रकार से आपके बांटे जा सकते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पे हो सकता है मोनो, ठीक है, हेलाइड, डाई हेलाइड, ठीक है, ट्राई हेलाइड। और उसके बाद अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 से ज़्यादा होने पे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, पॉली हेलाइड। ठीक है, अब अपने पास मोनो हेलाइड का मतलब है क्या, एक हेलोजन एटम। ठीक है, डाई हेलाइड का मतलब है अपने पास 2 हेलोजन एटम। ट्राई का मतलब है अपने पास क्या, यहाँ पे 3 हेलोजन एटम हो जाएंगे। और पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, मोर देन 3 हेलोजन एटम अपने पास यहाँ पे हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। जैसे मोनो हेलाइड का अगर मैं एग्जाम्पल लेऊँ तो CH3Cl हो गया, या फिर मान लो 4 कार्बन की चेन, यहाँ एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, मोनो हेलाइड होगा। डाई हेलाइड अपने पास 3 प्रकार के आपको दिखते हैं। ठीक है, एक तो होता है अपने पास जेम डाई हेलाइड, एक होता है अपने पास विसिनल डाई हेलाइड, और एक होता है अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ठीक है, अब जेम डाई हेलाइड क्या होते हैं कि अगर अपने पास एक ही कार्बन से क्या होते हैं, 2 हेलोजन अटैच हो तो इसको तो बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। और अगर अपने पास कोई भी कार्बन एटम है और उनके बगल बगल वाले कार्बन पे अगर अपने पास क्या है, यहाँ पे हेलोजन एटम है, तो उसको बोलते हैं विसिनल। उसको अपन क्या बोल देंगे, विसिनल डाई हेलाइड बोल देंगे। और अगर 2 हेलोजन एटम टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा अल्फा ओमेगा। समझ में आ गई बात तो ये ध्यान में रखना है। पहली बात ये, डाई हेलाइड का मतलब 2 हेलोजन एटम, और दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो जेम डाई हेलाइड हो जाएगा। अगर बगल बगल वाले कार्बन पे है तो विसिनल हो जाएगा, और टर्मिनल पे है तो अल्फा ओमेगा हो जाएगा। ट्राई में क्या हो जाएगा, 3 हेलोजन एटम होंगे और इसका आपके पास CH(X3) बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। जैसे कि CH(I3), CH(Cl3), तो ये हो जाएंगे।
और इनका जनरल जो नेम होता है ट्राई हैलाइडों का, उनका आप यहाँ पे लिखते हो हेलोफोम। क्या लिखते हो? हेलोफोम। तो इसका क्या नाम पड़ेगा? आयोडोफोम। ठीक है, आयोडोफोम। इसका क्या नाम पड़ेगा? क्लोरोफोम। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे होगा। और 3 यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? हेलाइड एटम दिखेंगे। पॉली हाइलाइड में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितने चाहो उतने जोड़ो, पर फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, CCl4। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अपने पास हेलोजन एटम। दूसरा अपने पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी अपने पास यहाँ पे आप इसको 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है CsP3X टाइप होता है, और एक अपने पास यहाँ पे होता है CsP2X। ठीक है, अगर अपने पास हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो उसको CsP3X टाइप में रखेंगे, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसको अपन CsP2X टाइप में रखेंगे। ठीक है, अगर इसके फेमस एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो CsP3 का अपने पास यहाँ पे मिलता है आपको अलाइलिक। ठीक है, अलाइलिक जो होता है ना वो मिलता है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है? अलाइलिक जो हेलाइड होते हैं उनका एग्जाम्पल आपको दिखेगा। ठीक है, डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन होता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? अलाइलिक हेलाइड बोल देंगे। और यहाँ पे हेलोजन जिस एटम से जुड़ा है अगर वो आप गौर से देखो तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा? CsP3X टाइप हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेंजाइलिक हेलाइड की, जैसे कि अपने पास ये है CH2X। अब X जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें भी क्या कर रखा है इसने? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, यानी 4 आप बोल सकते हो सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसका भी अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और इसको अपन बोल देंगे क्या? बेंजाइलिक हेलाइड। देखो, बेंजाइलिक हेलाइड और हेलोएरिन अलग अलग चीज़ है। अगर बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अटैच होता है तो हेलोएरिन, और अगर अपने पास क्या होता है बीच में कोई कार्बन का गैप पड़ गया तो वो अपने पास बेंजाइलिक हो जाएगा। अलाइलिक में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले एटम पे क्या होगा? अपने पास यहाँ पे हेलाइड होगा। और CsP2X टाइप का अगर देखो तो विनाइलिक यहाँ पे क्या है? इसका फेमस एग्जाम्पल है। तो विनाइलिक जो हेलाइड होते हैं जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और X। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। भाई हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये क्या हो गया? अपने पास CsP2X टाइप हो गया। समझ में आ गई बात ये? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आ जाएगा अपने पास क्या? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड अगर यहाँ पे देखा जाए कि CX बॉन्ड की क्या नेचर है तो वो देखेंगे अपने। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, और अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी X की क्या होती है? ज़्यादा होती है बजाय किसके? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन की। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है और हेलोजन की ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, ये इसकी तरफ थोड़े झुकेंगे तो इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। तो इसका नेचर अपने पास कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो पोलर इन नेचर इनका क्या होता है? बॉन्ड होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही बॉन्ड अपने पास क्या होगा? छोटा होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, किसके हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ के। और अगर बॉन्ड छोटा होगा तो तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी के हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एकदम पास में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे पास में आएंगे, पास में आएंगे तो बॉन्ड छोटा हो गया, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा अपने पास। बॉन्ड लेंथ अगर कम हो गया तो बॉन्ड छोटा हो गया, अब इसको तोड़ने में अपने पास उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ CF, CCl, CBr और CI, अगर इनकी बात करूं तो यहाँ पे अपने पास क्लोरीन कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन है।
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन की होती है। तो अपने पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी का अपने पास यहाँ पे ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये तो हो गया किसका? बॉन्ड एनर्जी का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का इसका उल्टा कर दो, तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज़्यादा, फिर CBr का, फिर CCl का, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन के बीच का होगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। मैंने आपको नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। अब अपन चलेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के अब अपन को यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड सीखने हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, इसको सही ढंग से देखिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ हेलो एल्केन। तो अब अपन को यहाँ पे MOP पढ़नी है किसकी? ऑफ हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन के बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपके पास फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक एल्केन है, ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे Cl2 लगाना होता है। ठीक है, क्या लगाओगे आप यहाँ पे? Cl2 लगाओगे। तो इसमें आपको सनलाइट की प्रेजेंस रखनी पड़ती है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा HCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3Cl हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया क्लोरोमेथेन बन गया। समझ में आ गई? यानी कि इसमें क्या होगा, अपने पास है कोई एल्केन होगा, उसमें आप क्या करोगे? हेलोजन जोड़ोगे HMU की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने पास है एक हेलोजन अंदर आएगा और एक अपने पास हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो HCl बन जाएगा। समझ में आ गई बात ये? अब यहाँ पे सनलाइट रखने का कारण क्या होता है? सनलाइट रखने का यहाँ पे ये कारण होता है कि इसका मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जो कि आपके 11th में पढ़ाया गया था। तो ये चीज़ है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है अपने पास। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने की कंडीशन क्या होती है? सनलाइट होती है। तो इसलिए अपने को सनलाइट यहाँ पे देनी पड़ेगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होता है वो अपने पास क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पर ये किसके लिए लगाया जाता है? जब अपने पास क्या होता है? ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। और इसमें क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम होता है किसके केस में? फ्लोरीन के केस में। ठीक है, और 1 डिग्री यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या होता है? अपने पास दोनों ही जगहों पे देखता है। अगर स्टेबिलिटी जल्दी से मिल जाती है क्लोरीन को तो ठीक है, ठीक है, वरना फिर ये क्या होता है? स्टेरिक इंड्रेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? कहीं पर भी ये अटैच हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री। उसके लिए एक रेशियो निकाला जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस इतना ध्यान में आप रख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये इनके क्या हो गए? स्टेबिलिटी अपने पास ऑर्डर हो गई। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लोरीनेशन किया वैसे ही ब्रोमिनेशन होगा। आयोडीनेशन में एक दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आयोडीनेशन में यहाँ पे क्या होती है? एक दिक्कत हो जाती है, और वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एल्केन लोगे और यहाँ पे आयोडीन अगर इसका अटैचमेंट कराओगे HMU की प्रेजेंस में, तो अपने पास है RI और HI अपने पास बनेगा। और HI ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये कर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा? रिवर्सिबल बना देगा। तो जैसे ये प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट बनते हैं वापस आपके पास ये बन गया, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि HI में मैंने रिएक्शन करा दी किसकी? HiO3 की। तो यहाँ पे आपके पास है I2, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? ये कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, जैसे HiO3 लगा दो या HNO3 लगा दो। और फ्लोरिनेशन यहाँ से कराया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जैसे बॉन्ड टूटेगा तो विस्फोट हो जाएगा। तो इसलिए लेबोरेटरी में ये मेथड है वो आपके काम में नहीं लिया जाता फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो मेथड आपके पास है वो है फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन से आपको हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है, तो जैसे मान लो सबसे पहला मैं केस ले लेता हूँ किसका? सिमेट्रिकल एल्कीन का। सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब हो गया? कि सिमेट्री दिखनी चाहिए एल्कीन में। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो बीच में से काटने पे क्या होगा? इधर और इधर दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा ना आपको, तो यहाँ पे क्या होगी? सिमेट्री हो गई। अब इसमें आप कोई भी एक हेलोजन एसिड जोड़ दो, जैसे मैंने HX जोड़ दिया, HCl, HBr, HI, ठीक है, कुछ भी जोड़ दो,
तो ये चीज़ हो गई। तो जैसे ही यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड आप इधर उतार दो तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, और यहाँ पे H प्लस और X माइनस आएगा। तो H प्लस इधर जाके अटैच हो जाएगा और X माइनस वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास CH2 एक तरफ Cl एक तरफ H अपने पास अटैच हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। ठीक है। पर अगर अपने पास क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। ठीक है, अगर अपने पास यहाँ पे क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होता है, देखो जैसे RCH2 डबल बॉन्ड, मान लो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, HX का एडिशन कराना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं अपने पास क्या, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पे लगता है, और इनका या क्या कहना था कि H प्लस को वहाँ जोड़ो, H प्लस को वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यानी यहाँ से H प्लस और यहाँ पे क्या होगा, अपने पास X माइनस होगा। तो H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है, इस पे, तो अपने पास H प्लस यहाँ जाएगा, X माइनस वहाँ चला जाएगा। तो RCH CH3 और यहाँ पे X जुड़ गया। ठीक है, अब कैसे भी मीनिंग बना सकते हो आप कि H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो X माइनस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, जैसे बोलना चाहो वैसे बोल दो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास हो गई। पर इसका एक्चुअल जो मैकेनिज्म होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल कई केस में फेल हो जाता है। तो एक्चुअल मैकेनिज्म इसका कैसा दिखेगा आपको, RCH डबल बॉन्ड CH2 में मान लो मैंने यहाँ पे HX का एडिशन करवाना चाहा, तो ये पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे खिसकेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड पहले यहाँ खिसकेगा और H प्लस पहले पार्ट में आता है। तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, RCH और CH2 के ऊपर नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो ये H प्लस है वो इसके पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास RCH CH3 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे धीमा और रेडिटरमाइनिंग स्टेप है, और जिसके अंदर अपने पास क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है अपने पास, इंटरमीडिएट यानी रिएक्शन के बीच में बनने वाली कुछ स्टेबल स्पीसी, तो वो अपने पास है कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी पॉसिबल है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या करोगे, रीअरेंजमेंट का क्या मतलब हो गया, हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल शिफ्टिंग वगैरह, ये शिफ्टिंग आपके क्या होती है यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे X माइनस का एडिशन करा दो, तो RCH CH3X। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया अपने पास। तो वो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है, और एक्चुअल मैकेनिज्म होता है ना, वो इसका करेक्ट आंसर लेके आएगा। समझ में आ गई बात ये आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करवा दूंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, बोर्ड तो यहाँ पे भर गया, तो चलो पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसके कुछ शानदार क्वेश्चन करवा देता हूँ, और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो अपने आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दे रखा है, मान लो CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, और अपने पास मान लो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3। ठीक है, तो ये अपने पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसमें आपको एडिशन कराना है मान लो किसका, HBr का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, H प्लस पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो H तो आ जाएगा यहाँ पे और Br आ जाएगा इस जगह पे। तो अपने पास क्या बना, यहाँ बनेगा अपने पास CH3, इस जगह आ जाएगा CH और Br, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा CH2 और CH3। एक केस आपको वैसा दिखा देते हैं जिसके अंदर ये अपने पास मार्कोनिकोव का रूल फेल हो जाता है। जैसे कि मान लो अपने पास CH3H, और अपने पास मान लो यहाँ पे है CH और डबल बॉन्ड मान लो मैंने CH2 लगा दिया, और इसके अंदर आपको क्या करना है, अब HBr का एडिशन कराना है। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे, और ब्रोमीन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप बना दोगे क्या, CH3CH
CH3 और यहाँ पे आप बनाओगे क्या CH, यहाँ Br आ जाएगा और इस जगह पे CH3 आ जाएगा। आप बनाओगे ये, पर ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? एक्चुअल मैकेनिज्म के अनुसार चलो तो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले यहाँ पे आएगा अपने पास ये बॉन्ड, तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और H प्लस अपने पास क्या होगा यहाँ टेक करेगा और इस कार्बन का नुकसान होगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास क्या बना यहाँ पे CH3 CH3 और इस जगह पे आ जाएगा क्या CH पॉजिटिव और यहाँ पे अपने पास हो गया CH3। अब अगर आप देखो तो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का है क्योंकि अगल बगल से 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री और इसके बगल वाला अपने पास कितने कार्बन से घिरा हुआ है 1 2 3, ये तो ये 3 डिग्री है। ठीक है, अगर कैसे भी करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास ये 3 डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप क्या करा सकते हो, रीअरेंजमेंट करा दो। रीअरेंजमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे आप भाई ये CH है यानी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा और इस जगह पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, कार्बन का नुकसान होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा CH3 इस जगह पॉजिटिव आ गया, यहाँ हो जाएगा अपने पास CH2, यहाँ हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे Br माइनस अटैक कर देगा तो बन गया CH3 CH3 CH2 CH3 और इस पे आ गया Br। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट वहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गया। एक अपने पास यहाँ पे फेमस भी है जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, इसका उल्टा होता है और एक केस में लगता है। अगर आप HBr ले रहे हो और HBr के साथ पेरोक्साइड ले रहे हो, पेरोक्साइड क्या होता है RC, ठीक है, सॉरी ROOR यानी पेरोक्साइड लिंकेज अगर आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज दिखती है तो ये अपने पास क्या होता है पेरोक्साइड हो गया और HBr। तो HBr पेरोक्साइड एक साथ अगर आपको दिखे तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव लगाना है, यानी मार्कोनी का उल्टा लगाना है। जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH2 अपने पास है और इसमें HBr का एडिशन कराना है और ऊपर मान लो लिखा हुआ है आपके पेरोक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव मतलब है यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्डेड के कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, जबकि मार्कोनी में क्या करते हैं अपन, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे लगाते हैं। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा अपने पास है हाइड्रोजन आ जाएगा और ब्रोमीन इसके बगल वाले पे लग जाएगा, तो CH2 और यहाँ पे क्या लगेगा Br लगेगा। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी में उल्टा करना है आपको। और पर कब करोगे, जब HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ में दिखे। ठीक है, अगर आपके पास केवल HBr लिखा हुआ है तो मार्कोनिकोव, अगर आपके पास क्या है कि कुछ भी लिखा जैसे HCl लिख दिया और ऊपर पेरोक्साइड लिख दिया तो भी मार्कोनिकोव। तो अगर HBr पेरोक्साइड दोनों साथ में दिखे ना तब एंटी मार्कोनिकोव लगाना, वरना नहीं लगाना। समझ में आ गई बात? ये तो ये चीज़ है। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट थर्ड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, जो कि अपने पास है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और किस से बनाना है अपने को, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से अपने पास यहाँ पे हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं तो वो अपने यहाँ पे देखेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक एल्कोहल लेना है। ठीक है, और अल्कोहल में आपको क्या करना है, कुछ रिएजेंट रहेंगे, जैसे कि अपने पास यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, दूसरा यहाँ पे रहता है PCl5, तीसरा रहेगा आपके पास PCl3 और चौथा आपके पास यहाँ पे रहेगा क्या SOCl2। तो ये अपने पास यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 रिएजेंट है आपके सिलेबस में। कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्राइड ZnCl2 को ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ROH लेना है और इसके साथ अपने को क्या कराना है, कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवानी है और यहाँ पे कैटालिस्ट रहेगा अनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड। अनहाइड्राइड मतलब पानी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, क्लोरीन अंदर चला जाएगा और OH बाहर आ जाएगा, तो H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा RCl प्लस यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा
OH और H ये क्या हो जाएंगे अपने पास H2O बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्रुव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुव प्रोसेस भी आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तय मान लो मैंने CH3OH और इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई, रिएजेंट सेम ही रखा, तो अपने पास CH3Cl बनेगा और H2O यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस जगह देखो कार्बोकेटाइन बनता है, पहली बात तो ये। ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ का क्या है, कार्बोकेटाइन है। आपको मैकेनिज्म नहीं देखना यहाँ पे। तो अनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को अपन ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। तो इसी से ही अपने पास क्या होता है, एक टेस्ट चलता है ल्यूकस टेस्ट, जो कि अपने पास अल्कोहल को परखने में काम आता है। तो अल्कोहल को परखने में ल्यूकस टेस्ट काम आता है। ठीक है, कि 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ गई बात है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता है CH3 और यहाँ OH है, यानी अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ल्यूकस रिएजेंट लगा दिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, RX की क्या होगी, वाइट प्रेसिपिटेशन बैठेगी। ठीक है, यहाँ पे RCl की या फिर RCl की वाइट प्रेसिपिटेशन बैठेगी और ये इमीडिएट हो जाता है काम, यानी हाथों हाथ यहाँ पे क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेशन बैठता है। समझ में आ गई बात ये। और अगर अपने पास क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल होता है, तो 2 डिग्री एल्कोहल के केस में अपने पास अगर ल्यूकस रिएजेंट लगाते हो तो यहाँ पे भी RCl की PPT बैठेगी। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेशन बैठता है, पर लगभग 5 से 10 मिनट उसमें लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो हाथों हाथ और यहाँ पे 5-10 मिनट के बाद। ठीक है, और अगर अपने पास यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये ल्यूकस रिएजेंट लगाया तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बैठता, पर अगर गर्म करते हो आप तो यहाँ पे थोड़े बहुत प्रेसिपिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास किससे, सबसे पहले रिएजेंट से, कंसनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड अगर आपको दिखता है तो H और OH दोनों बाहर निकालो, H2O और क्लोरीन को यहाँ पे चेप दो। समझ में आ गई। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, यानी स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपको देखनी है, और रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब इसको ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, तो ल्यूकस टेस्ट चलता है। 3 डिग्री में ल्यूकस रिएजेंट मिलाने पे क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेशन हाथों हाथ बैठती है। 2 डिग्री के केस में 5-10 मिनट लग जाएंगे, और 1 डिग्री के केस में क्या होगा, अपने पास कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बैठता। गर्म करोगे थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। अब अपन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि है PCl5। तो अगर मैं यहाँ पे आपके क्या है कि अल्कोहल ले, ठीक है, तो आप PCl5 को ऐसे लिखो। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ से HCl बाहर निकालो, यहाँ से RCl बाहर निकाल दो, तो यहाँ से हो गया HCl, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास RCl बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा POCl3 बाहर निकलेगा। समझ में आ गई बात ये। तो बस यहाँ से अपने पास बन गया हेलो एल्केन। तीसरा अपने पास क्या है, PCl3। तो PCl3 के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो PCl3 में अपने पास क्या होगा, देखो तो यहाँ आप देखो, तो इसमें आपको क्या करना है, PCl3 और ROH की रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे आपके पास RCl और यहाँ पे H3PO3 बनेगा। कैसे बनेगा, आपको क्या करने हैं, ROH के 3 मोल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया ROH और ROH, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, PCl, Cl और Cl बैठेगा अपने पास। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो फॉस्फोरस होगा अपने पास, ठीक है, इसको क्लोरीन को मैं उधर की तरफ बना देता हूँ। तो इस जगह पे क्लोरीन है और क्लोरीन है, तो यहाँ से फॉस्फोरस और ये सारा ये मटेरियल तो चला जाएगा। तो क्या बनेगा, 3 हाइड्रोजन तो H3, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, तो H3PO3 बन गए अपने पास, और RCl और RCl ये जुड़ जाएंगे, तो 3 RCl अपने पास यहाँ पे बन गए। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपने को क्या करानी है, यहाँ पे PCl3 के साथ रिएक्शन करवा के आप यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं। चौथा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो SOCl2 के साथ है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये हो गया ROH, और SOCl2 का अपने पास होता है कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है, ये स्ट्रक्चर होती है, तो SOCl2। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या करना है, ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या बनेगा अपने पास है RCl HCl प्लस SO2 गैस बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो HCl भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में रहती है, SO2 भी रहती है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जन रिएक्शन। ठीक है, डार्जन से रिएक्शन, और डार्जन रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है। किसके लिए, ये एक अपने पास बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर
टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। तो अगर आपको हेलो ये क्लोरो एल्केन बनाना है ना, तो सबसे बढ़िया मेथड है डार्जन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्योर फॉर्म में RCl मिलेगा, क्योंकि SO2 और HCl गैसियस है, तो ये तो निकल जाएगी, तो कंटेनर में आपको केवल क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है डार्जन रिएक्शन। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, जो कि कौन सा रहेगा अपने पास, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो अपने पास अब हो जाएगा हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में सबसे पहली जो रिएक्शन है वो आपके पास है यहाँ पे कौन सी, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपके पास क्या कहती है, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर आपको क्या करवाना होता है, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड पहले से बना हुआ ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, या तो क्लोरीन ले लो या तो ब्रोमीन ले लो, ठीक है। फ्लोराइड लेना नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन बाद में निकलता नहीं है इजीली। और इसमें आप क्या करोगे, एडिशन करा दो सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। तो ये सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करा दिया, और यहाँ पे सॉल्वेंट आपको रखना है क्या, एसीटोन। तो हैलाइड एक्सचेंज हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, X बाहर आ जाएगा, I अंदर चला जाएगा, तो आपके पास बनेगा RI, और यहाँ पे आपके पास क्या बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास यहाँ बना है क्या, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड। तो आयोडाइड तो लोगे नहीं, वरना फिर रिएक्शन ही क्यों करवाई, ठीक है। फ्लोरीन तो इसलिए नहीं रहना यहाँ पे, क्योंकि फिर फ्लोरीन इजीली बाहर नहीं निकलता, तो क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई एक ले लो आप, और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड ले लिया, और इसमें एसीटोन रखा है, और एसीटोन अपने पास यहाँ पे क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अब ये RX बनेगा तो NaX की क्या हो जाएगी, PPT नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि NaX अपने पास क्या होता है, यहाँ पे आयनिक नेचर का होता है, और आयनिक होता है वो क्या होता है अपने पास है, पोलर नेचर का भी होता है। तो पोलर और नॉन पोलर आपस में तो घुलेंगे नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, इसकी PPT नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो आप कहोगे फिर Na क्यों नहीं बैठा, तो सोडियम और आयोडाइड में यहाँ पे क्या होता है, फजान रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये भी क्या हो जाए, एसीटोन भी अपने पास है कोवलेंट नेचर का होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये तो सॉल्युबल होंगे पर वो नहीं होगा, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया CH3, और यहाँ पे मान लो मैंने Br ले लिया, और सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, इस जगह पे आपके पास बनेगा CH3I प्लस NaBr का प्रेसिपिटेशन आपके नीचे बैठ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया, एल्काइल आयोडाइड। और फिंकलस्टीन जो रिएक्शन होती है वो बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर किसके लिए, एल्काइल आयोडाइड के लिए। तो एल्काइल आयोडाइड के लिए ये बेस्ट मेथड है आपके पास। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपके पास क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है अपने पास है, कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको क्लोरीन और ब्रोमीन में से कोई एक लेना है, और इसकी रिएक्शन करा दो आप क्या, सिल्वर मतलब मेटालिक जो फ्लोराइड होते हैं उनके साथ, मेटालिक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, और आप यहाँ पे ले सकते हो एंटीमनी फ्लोराइड ले लो, ठीक है, SbF3 ले सकते हो आप यहाँ पे। और आप यहाँ पे क्या ले सकते हो भाई, और आप यहाँ पे ले लो मर्क्यूरी फ्लोराइड ले सकते हो, Ag2F2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अपने पास मेटल है, ठीक है, अपने पास मेटल तो है, जैसे मान लो AgF ले लिया तो एलाइड एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा RF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास AgX की क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन नीचे बैठ जाएगी, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो स्वार्ट रिएक्शन है वो बेस्ट मेथड हो गई, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड अपने पास यहाँ पे ये बताई जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 4 मेथड हो गए। 5वां अपने पास यहाँ पे क्या होता है, 5वां होता है अपने पास हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है। तो हंस डिकर जो रिएक्शन है वो अपने पास क्या कहती है, देखो इन्होंने कहा आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड लो और उसका सिल्वर साल्ट बना दो। जैसे कि अपने पास यहाँ पे सिल्वर साल्ट बनाना है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे RCOOH और AgOH के साथ रिएक्शन करा दी,
तो OH और HCl निकल जाएगा, Ag यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा RCOOAg। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इस जगह पे प्लस में H2O निकलेगा। तो ये हो गया सिल्वर साल्ट किसका अपने पास है, ये सिल्वर साल्ट हो गया अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आपको क्या करना है, सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का उठाना है और इसकी आपको रिएक्शन करानी है Br2 यानी ब्रोमीन वाटर के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक Ag और एक Br, ये तो बना लेगा AgBr और इसकी प्रेसिपिटेशन नीचे बैठ जाएगी, बहुत बढ़िया। और COO ये अपने पास हो जाएगा CO2, ये अपने पास एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी, और ब्रोमीन अपने पास अंदर आ जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे RBr बनेगा। अगर मैं देखूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कार्बन की चेन कम हो जाएगी। देखो ये कार्बन रिड्यूस हो गया ना, तो इसको अपन किस में यूज़ करते हैं, इसको अपन यूज़ करते हैं डिसेंट ऑफ चेन में, यानी अगर चेन में कार्बन कम करना होता है तब अपन इसका यूज़ करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, तो इसको बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। और क्योंकि इसकी प्रेसिपिटेशन CO2 ऊपर उठ जाएगी तो केवल HBr बचेगा, तो इस वजह से हंस-डिकर क्या हो गई अपने पास है, बेस्ट मेथड हो गई। ठीक है, ये बेस्ट मेथड हो गई किसके लिए, टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड। तो अल्काइल ब्रोमाइड के लिए सबसे बेस्ट मेथड है अपने पास। समझ में आ गई बात ये। तो अभी तक अपन ने यहाँ पे बहुत सारे मेथड पढ़ लिए, ठीक है। जैसे कि अपन ने सबसे पहला पढ़ा था एल्केन से, ठीक है। तो एल्केन में आपको यहाँ पे क्या करना था, X2 लगाना था H म्यू की प्रेजेंस में, तो RX बनेगा। दूसरे अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था एल्कीन में, तो एल्कीन में अपने पास यहाँ पे क्या होगा, अगर H अक्स का एडिशन करोगे तो मार्कोनिकोफ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। पर अगर अपने पास क्या होता है, इसी केस में HBr लगा दूँ और यहाँ पे क्या रखूँ, पेरोक्साइड रखूँ, तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, RCH2 उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये हो गया अपने पास एंटी मार्कोनिक। तीसरे में अपन ने एल्कोहल उठाया था और एल्कोहल में अपने पास क्या करवा दिया था, सबसे पहले कंसनट्रेटेड HCl और अनहाइड्राइड यहाँ पे अपन ने क्या उठाया था, जिंक क्लोराइड। दूसरे में अपन ने PCl5 लिया, फिर अपन ने PCl3 उठाया और बाद में SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दी। तो अपने पास क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, तो इसमें अपने पास RX बना, इसमें भी RX बना, इसमें भी RX और इसमें भी RX। बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे H2O बना था, इसमें अपने पास क्या था HCl और यहाँ पे POCl3 बना था, और इसमें अपने पास H3PO3 बना था, और इसमें अपने पास SO2 प्लस HCl बना था। समझ में आ गई। तो ये अल्कोहल के साथ करवाई। चौथी अपने पास एलाइड एक्सचेंज हो गई, पांचवी अपने पास हंस-डिकर हो गई। समझ में आ गई बात ये। तो ये पांच आपके क्या है, प्रिपरेशन मेथड है, और ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बेस्ट मेथड फॉर अल्काइल क्लोराइड डार्जन, ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर अल्काइल फ्लोराइड स्वार्ट। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड फिंकलस्टीन। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड हंस-डिकर। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। और अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन एल्काइल क्लोराइड, ये मतलब ये हो गया कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो अपन एक सेपरेट वीडियो में 20-25 मिनट में क्या होगा वो अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या बात करना है, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अगर मैं बात करूँ तो हेलो एल्केन 3 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे होता है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी अपने पास होती है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी यहाँ पे होती है अपने पास रिएक्शन विथ मेटल। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। तो ये है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल, ये आपके पास 3 क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। जिसमें से ये अपने पास SN रिएक्शन है तो इसकी 2 होंगे, SN1 और SN2 रिएक्शन होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में अपने पास क्या होगा, इसमें भी E1 E2 पढ़ने होंगे और रिएक्शन विथ मेटल अपन को यहाँ पे पढ़ना है। तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। बाद में अपन क्या करेंगे, इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। देखो अल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड तो लेना ही होगा। और अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ले लूँ, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है अपने पास लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या होता है पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर चला जाएगा, क्योंकि X माइनस अपने पास क्या है यहाँ पे, ये भी न्यूक्लियोफाइल है पर ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। X माइनस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ये बाहर जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये लिविंग ग्रुप हो गया और एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो अपने पास सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, एक चीज़ अंदर आना, एक चीज़ बाहर चली जाना। न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे RNU बन जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल X माइनस बाहर चला जाएगा। तो ये हो गई अपने पास क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होती है वो अपने पास क्या होती है, यहाँ पे दो टाइप की देखने को मिलती है। एक तो होती है अपने पास SN1 रिएक्शन और एक होती है अपने पास क्या, SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने पास क्या होता है, देखो इस जगह पे आप यहाँ पे देखोगे कि RX अपने पास है और एक कोई न्यूक्लियोफाइल अपने पास है, ठीक है, एक कोई न्यूक्लियोफाइल अपने पास है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, अगर न्यूक्लियोफाइल वेट करे किसका, X माइनस के बाहर निकलने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा RNU और X माइनस बाहर जाएगा। यानी X माइनस जब बाहर जाएगा तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और यहाँ SN2 में क्या होता है, RX तो है ही और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पीछे से आके डायरेक्ट अटैक कर देता है, तो ये X माइनस बाहर निकल जाता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, RNU प्लस X माइनस यहाँ पे अपने पास बाहर आ जाएगा। होना दोनों केस में बाई प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, ठीक है भाई, डिफरेंट भी हो सकते हैं पर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सेम प्रकार का ही यहाँ पे क्या है, लगभग प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास। तो अगर न्यूक्लियोफाइल वेट करे X माइनस के निकलने का तब तो SN1, और अगर X माइनस ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये X माइनस के निकलने का वेट ना करे और डायरेक्ट हमला बोल दे तो SN2 रिएक्शन होगी। जैसा कि इस पिक्चर में आप देखो दो केस है, ठीक है। एक बिल्ली पीछे वेट कर रही है और एक बिल्ली क्या हो रही है, वहां पे सो रही है, ठीक है। और वो बिल्ली वेट कर रही है कि कब ये बिल्ली जाए और कब मैं जाके पीछे से वहां पे बैठ जाऊं। तो जो सीट है वो तो अपने पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। और ये X माइनस जो बिल्ली वहां पे सो रही है वो है, और पीछे जो वेट कर रहा है, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वेट कर रहा है तो वैसे वो पीछे वाली बिल्ली वेट कर रही है। अब अगर ये क्या करे, अगर वेट करे और बाद में जब X माइनस यानी वो बिल्ली जब जा रही होगी तो वो बिल्ली जब चली गई तो पीछे से आके वो बैठ गई, तो ये होता है SN1 रिएक्शन। और दूसरे केस में आप क्या देख रहे हो कि बिल्ली आराम से सो रही है और पीछे से उसने आके हमला बोल दिया और बाद में उसने उसकी सीट ले ली, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्या, SN2 रिएक्शन। तो ये चीज़ है। तो ऐसा ही अपने पास यहाँ पे देखने होता है। तो SN1 और SN2 रिएक्शन हो गई अपने पास, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन में क्या होते हैं अपने पास स्मॉल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या होते हैं, आर एलिमिनेटेड, ठीक है। ये क्या होते हैं अपने पास बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गई बात। ये छोटे छोटे ग्रुप है वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पे ये RX है मेरे पास, ठीक है। ये अपने पास क्या है, RX है। और RX में जैसे मान लो मैंने एक जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल उठा लेता हूँ मैं पहले, RCH, और इस जगह पे मान लो मेरे पास क्या है, CH2 है, और इस जगह मान लो X लगा हुआ है और यहाँ से एक हाइड्रोजन है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है अपने पास, इस एल्काइल हैलाइड में से ये जो ग्रुप ऑफ छोटे छोटे एटम है, ठीक है, छोटे छोटे जो एटम है अपने पास वो बाहर निकल जाएंगे। तो HX बाहर निकलेगा तो अपने पास RCH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 यानी एल्कीन बनेगा, ठीक है, एल्कीन बनेगा। यानी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास हो गई। तो यहाँ अनसैचुरेटेड अपने पास यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है। अब ऐसे ही क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, E1 और E2 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपके सिलेबस में जो है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन आपको दे रखा है, ठीक है। एलिमिनेशन ये आपके सिलेबस में दे रखा है।
तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन दे रखा है, यानी एक्स माइनस जिससे कार्बन से कनेक्ट है वो अल्फा और इसके बगल वाला बीटा। तो अल्फा से एक्स निकालना है, बीटा से एच निकालना है। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है और वो आपके दो दे रखे हैं, एक E1 दे रखा है और एक E2 रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, सेम SN1 SN2 जैसा ही होता है। यहाँ पे होगा क्या कि RCH2 और यहाँ पे H है, यहाँ X है। यहाँ पर क्या होगा अपने पास है कि पहले X माइनस निकल जाएगा, तो RCH और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये H होगा। ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देखें और बाद में क्या होगा, H प्लस निकलेगा। तो ये चीज़ है अपने पास। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा E1 में कि पहले एक जाएगा बाद में दूसरा जाएगा, और E2 में क्या होते हैं, दोनों साथ साथ निकलते हैं यहाँ पे। तो RCH CH2 X और H, यानी यहाँ से H और X दोनों एक साथ निकलेंगे, तो RCH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ देखने में ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे इसमें वेट किया तो X माइनस के निकलने तक H ने वेट किया और बाद में H यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देख के निकल गया, और यहाँ पे दोनों एक साथ साथ निकल गए। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये SN1 ये SN2 वो E1 और ये E2। फर्क क्या होता है, ये अपने पास क्या होता है, यहाँ पे ये लो टेम्परेचर पे करवाई जाती है, ये हाई टेम्परेचर पे करवाई जाती है। बाकी सारा का सारा सेम होता है, जो SN1 में होता है वही E1 में होता है, जो SN2 में होता है वही E2 में होता है। फर्क कितना है, ये लो टेम्परेचर पे होता है। कारण क्या है, न्यूक्लियोफाइल की जगह पे यहाँ पे जनरल आप देखोगे कि OH माइनस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन है और हेलोजन का बॉन्ड होता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है बाद में प्रोडक्ट में, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मोर स्टेबल हो गया ना, ये पहले लेस स्टेबल था और बाद में क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। कहीं पर भी मोर स्टेबिलिटी मिलती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है अपने पास, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हो गई तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास है, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी, लो टेम्परेचर पे करवाई जाती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज कर रहा है। अब हीट रिलीज कर रहा है तो उसको हाई टेम्परेचर पे थोड़ी रखोगे आप, उसको लो टेम्परेचर पे रखोगे, क्योंकि वो तो हीट रिलीज कर रहा है, और आप उसको और हीट दे दोगे तो वो तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर पे होगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई देखो इस जगह पे आपको देख रहा होगा कि दो सिग्मा यहाँ पे ब्रेक हुए, और इस पे क्या हुआ है, एक पाई और एक सिग्मा बना। इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई बना है। अब सिग्मा अपने पास ज़्यादा स्टेबल होता है, तो दो सिग्मा को तोड़ना पड़ेगा तब अपने पास एक सिग्मा और एक पाई बनेगा, और पाई अनस्टेबल होता है। सिग्मा ज़्यादा स्टेबल होता है, पाई कम स्टेबल होता है। तो दो सिग्मा आपने तोड़े और एक सिग्मा और एक पाई बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस वजह से ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई? तो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे आप दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन एनर्जी को लेगी, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। भाई ये एक्सोथर्मिक होती है और वो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे करवाई जाएगी, क्योंकि इसको हीट चाहिए तो ज़्यादा टेम्परेचर पे रखो ना इसको, तो वो चीज़ हो गई। तो ये हाई टेम्परेचर पे होती है, ये लो टेम्परेचर पे होती है। समझ में आ गई? कारण यही है, यहाँ CX बॉन्ड लेस स्टेबल होता है, यहाँ CO मोर स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पे अपने पास क्या होगा, दो सिग्मा थे, एक सिग्मा और एक पाई बना। पाई अनस्टेबल होता है, दो सिग्मा तोड़ने पड़े आपको, दो स्टेबिलिटी आपने तोड़ी तो एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक को एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो हाई टेम्परेचर पे इसको करवाओ, तो ये चीज़ हो गई। तो ये लो टेम्परेचर पे और वो हाई टेम्परेचर पे करवाए जाते हैं, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसा का जैसा SN1 वैसा का वैसा E1, जैसा SN2 वैसा E2। थोड़े बहुत कोई सॉल्वेंट का बदलाव होगा, और तो बाकी यहाँ पे क्या होगा, सारा सेम होगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन के बीच में एग्जाम ये आपके डिफरेंस हो गया। और SN1 और SN2 E1 और E2 ये अपन को पढ़ने हैं। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा, SN1 और E1 को कंपेयर करके, SN2 और E2 को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे SN1 और E1 का साथ में कंपैरिजन करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरफ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SN1 और एक तरफ अपन लिख लेते हैं E1। देखो दोनों एक जैसी है, तो वही आपको ये है कि कठिनाई नहीं होगी, दोनों को समझने में एक जैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ तो SN1
SN1 रिएक्शन में क्या होता है अपने पास, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वेट करता है कि कब X- निकलेगा और कब मैं आ जाऊँ, ठीक है। यानी कि इसमें अगर मैं एग्जांपल उठाऊं तो इसमें एग्जांपल एक इसका फेमस मिलता है आपको, क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हेलाइड, ठीक है, यानी अल्काइल हेलाइड का हाइड्रोलिसिस। जैसे आपने RX लिया और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, तो वाटर डालने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ROH और X- बाहर निकल जाएगा और ये H+ के साथ फिर क्या होता है कि अपने पास HX बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक बार ऐसे लिख दिया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपना सब्स्टिट्यूशन दिखानी है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गई। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखानी है। अब इसका अगर मैकेनिज्म मैं दिखाऊँ आपको, तो इसका मैकेनिज्म आपको 2 स्टेप में होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे RX में से क्या होगा, X यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से X निकलेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे R+ आएगा और X- यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। समझ में आ गई, यानी कि ये इसका स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप है जिसको अपन RDS बोलते हैं, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन बने अपने पास, कार्बोकेटाइन बने। अब स्टेप सेकंड के अंदर अपने पास क्या होगा, स्टेप सेकंड के अंदर ये R+ अपने पास है, ठीक है, और इस पे क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, वाटर के लोन पेयर है और R+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ पे अटैक मार देगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, RO से यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन देके और यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकला तो अपने पास क्या हुआ, यहाँ पे ROH बन गया और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा जो कि आगे X- के साथ रिएक्ट करके HX बना देगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ अपने पास एल्कोहल बने। अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बात, तो सबसे पहले कि इसके स्लोएस्ट स्टेप में, स्लोएस्ट या फिर RDS स्टेप के अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल आया यहाँ पे जो कि है RX, तो इसलिए इसको यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। यूनि मतलब एक, तो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। कई इसको मोलिकुलरिटी के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ी थी। तो मोलिकुलरिटी के साथ यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या 2 स्टेप के अंदर हो रही है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती है। तो ये चीज़ हो गई। अगर मैं यहाँ से रेट लिखूँ तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे K और RX की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने पास हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट बनता है तो यहाँ पे अपने पास क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अगर मोस्ट स्टेबल अपने पास है कार्बोकेटाइन बन सकता है तो बना सकते हो, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट के द्वारा। और यहाँ पे तब ऑर्डर क्या बनेगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, और 1 डिग्री सबसे कम यहाँ पे क्या रखेगा, अपनी स्टेबिलिटी रखेगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री आता है। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको सॉल्वेंट लेना है वो सॉल्वेंट कैसा होगा, देखो RX अपने पास है ना, SN1 जो रिएक्शन होती है वो लगभग क्या होती है, टेम्परेचर आपका यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, यानी क्या होगा, लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करवाया जाएगा। और सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा रहेगा अपने पास, RX के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा। पोलर का मतलब हो गया जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, प्रोटिक का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि अपने पास यहाँ पे H2O हो गया। अब H2O में क्या होता है अपने पास, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। H2O ले सकते हो, CH3OH ले सकते हो, C2H5OH भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हो गया अपने पास। और अगर मैं यहाँ पे आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूँ, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, जैसे कि मान लो अपने पास यहाँ पे क्या होता, अगर कायरल कार्बन हो, ठीक है, जैसे ये जो कार्बन है अपने पास है, इससे अपने पास क्या, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन, एक मान लो ड्यूटीरियम ले लिया, एक ट्रीटियम ले लिया मैंने, और यहाँ से मान लो X है मेरे पास, ठीक है, तो ये कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन हो गया तो यहाँ पे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर सकते हो। तो अगर अपने पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल जहाँ से X निकलेगा वहीं पर ही अगर अटैक कर दिया
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिटेंशन बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल एक्स के निकलने के अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो इसको अपन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो रिटेंशन भी बनेगा, इन्वर्जन भी बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, लगभग आपके पास यहाँ पे ये बात हो गई, एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी और ये यहाँ पे 50-50% बनते हैं, तो रेसेमिक मिक्सचर आपको यहाँ पे बनता हुआ आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और SN1 मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अपने पास क्या होती है, लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करवाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ अपने पास है यहाँ पे E1 रिएक्शन में। E1 रिएक्शन जिसको अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। अब E1 रिएक्शन के अंदर अपने पास क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक अल्काइल हैलाइड उठा लिया CH, और यहाँ पे मान लो CH3 ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास एक X है, और यहाँ तो इसको अपन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, CH2 को यहाँ पे H लिख दिया। अब एलिमिनेशन कराना है, यानी कि यहाँ से HX निकालना है। तो HX निकालने के बाद यहाँ RCH डबल बॉन्ड क्या होगा अपने पास CH2 बनेगा। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो एल्कीन बनेगा अपने पास। तो सबसे पहले अगर इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से RCH X और CH2 और H होगा। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे X माइनस निकलेगा, तो X माइनस यहाँ पे निकलेगा तो RCH और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा CH2H। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अपने पास क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके निकलता है, तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। तो ये अपने पास बन गया क्या, यहाँ पे एल्कीन बन गया। समझ में आ गई बात ये इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, तो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगी अपने पास K और RX की पावर कितनी हो जाएगी 1, यानी ये भी क्या है अपने पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गई बात ये। दूसरा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री की रेट सबसे कम होगी। फिर तीसरे नंबर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सॉल्वेंट आपका कैसा लिया जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा। अब पोलर मतलब वही हो जाएगा जिसमें डाइपोल मोमेंट अपने पास क्या होता है, 0 नहीं होता। प्रोटिक मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। समझ में आ गई बात ये। जैसे इसमें भी एग्जांपल आप ये ले लो, उठा लो H2O CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, यही आप सेम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। फिर अगर मैं फोर्थ बात यहाँ पे करूँ तो स्टीरियो केमिस्ट्री की यहाँ पे बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि अपने पास एल्कीन बनने वाली है, और एल्कीन बनेगी तो एल्कीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 होने की वजह से वो अपने पास क्या नहीं होता, कायरल नहीं होता। कायरल नहीं होगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हो गई SN1। और E1 क्या होते हैं अपने पास, जब 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है आपको, एरो के ऊपर अल्काइल हैलाइड लिखा हो और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिखा है तो SN1 करा देना। ठीक है, और अगर आपके पास RX लिखा हो और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ आपको टेम्परेचर 50 से ऊपर दिया हुआ है तो E1 करा देना, यानी वहाँ एल्कीन बनाओगे, यहाँ एल्कोहल बना देना। समझ में आ गई बात ये, सारा का सारा सेम ही है, बस इसमें क्या हुआ है अपने पास, पहले X माइनस निकला, उसमें भी X माइनस निकला। फिर यहाँ पे अपने पास क्या होता है, वाटर अटैक करता है और वहाँ पे क्या होता है H+ बाहर निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन देके तो एल्कीन बनती है, यहाँ एल्कोहल बनता है। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल होने की वजह से ये यूनिमोलिकुलर है, और उसमें भी सेम ही यही हो जाएगा। रेट होगी वो K RX की पावर 1 होगी, और उसमें भी यही होगा। कार्बोकेटाइन बनेगा, वहाँ पर भी बनेगा। रीअरेंजमेंट होगी, वहाँ पर भी होगी। 3 डिग्री की रेट ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की कम, फिर 1 डिग्री की कम, ऐसा ही सेम वहाँ पे हुआ है। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक लेना है, ठीक है, और वहाँ पर भी पोलर प्रोटिक लेना है। सेम सॉल्वेंट वहाँ है और सेम सॉल्वेंट वहाँ पे है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात होती है, वहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं होती है। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन SN2 और E2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, और यहाँ पे अपन को पढ़ना है SN2 और E2 रिएक्शन
कंपेरिजन के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा SN2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2, दोनों एक जैसे ही है, टेम्परेचर का फर्क रहेगा। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रखना है और यहाँ पे टेम्परेचर है वो आपको 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 इनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले SN2 रिएक्शन के बारे में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ तो कोई अल्काइल हैलाइड उठा लो और उसके साथ रिएक्शन करा दो कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे KOH लगा दिया और यहाँ पे सॉल्वेंट रख दो एसीटोन, अभी बताएंगे क्यों रख रहे हैं ये। और यहाँ बनेगा आपके पास ROH और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा KX बन जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं यहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म बताऊँ, ठीक है, और मैकेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर अपने रिएक्शन उठा लेते हैं, जैसे CH3X है और KOH के साथ रिएक्शन करानी है और वही है एसीटोन के प्रेजेंस रखनी है। तो यहाँ बनेगा आपके पास क्या CH3OH और यहाँ पे KX बाहर निकलेगा। समझ में आ गई बात ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं इसको आपको बताऊँ कैसे होगा ये, तो इस जगह पे अपने पास क्या है जैसे कि H, ठीक है, और इधर मैंने इसको बना दिया वेज से, ठीक है, वेज हो गया यहाँ पे, और एक अपन ने यहाँ पे ले लिया क्या डैश ले लिया। तो वेज क्या होता है, वेज का मतलब अपने पास क्या हो गया कि प्लेन से बाहर है, ठीक है, और यहाँ पे H का मतलब डैश का मतलब क्या हो गया प्लेन के अंदर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये मैंने मान लो X ले लिया, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन, ये तीन तो अपने पास क्या होंगे एक प्लेन में होंगे, ठीक है, ये एक प्लेन में है और ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के बाहर है और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा KOH OH माइनस देगा, तो OH माइनस क्या होगा यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा वेट नहीं करता, जैसे SN1 में वेट कर रहा था ना वैसे कोई वेटिंग नहीं चलेगी। यहाँ पे बस डायरेक्ट आपके पास क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे X था अपने पास और इधर अपने पास क्या है ये हाइड्रोजन है और यहाँ से डैश से मैंने क्या लगा, ये वेज से क्या लगा दिया हाइड्रोजन और ये ऊपर हाइड्रोजन। तो ये OH माइनस होगा ना वो यहाँ पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा और ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा ये हेलोजन भी बॉन्ड बना, ये बॉन्ड होगा वो टूटना शुरू हो जाएगा। कार्बन और OH का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। बन तो इसलिए रहा है क्योंकि OH माइनस एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है और X है वो क्यों जा रहा है क्योंकि लिविंग ग्रुप है और कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा थोड़ी, तो एक बॉन्ड को उसको हटाना पड़ेगा। तो ये अपने पास बन गई यहाँ पे क्या ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास है ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या होगा OH का बॉन्ड है वो कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है, और X का बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा तो X माइनस बाहर निकल जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ये पूरा एक ही स्टेप के अंदर होगा। समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर रिएक्शन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये पूरा एक ही स्टेप है और इसके अंदर क्या हो रहा है अपने पास है दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है दो। एक तो अपने पास क्या हो जाएगा ये हो गया अपने पास CH3X और एक अपने पास क्या हो जाएगा KOH हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगी जो रेट होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी K, ठीक है, और CH3X की पावर 1 और H2O की पावर, ये H2O क्या अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ये KOH की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या बन गया अपने पास है बाई मोलिकुलर रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी है ये, क्योंकि एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। तो ये हो गई अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री के लिए अपन मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो दो यहाँ पे क्या हो रहे हैं कोलिजन चल रहे हैं तो इसलिए बाई मोलिकुलर हो गया और इन दोनों की पावर अपने पास ऐड करोगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट जितनी यहाँ पे स्टेबल होगी उतना ही अच्छा है। इसके लिए दो कारक देखे जाते हैं, एक तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जितनी ज़्यादा अपने पास क्या होगी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही अनस्टेबल क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भीड़ सबसे कम किस में होगी 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अपने पास यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 डिग्री की यहाँ पे रेट ज़्यादा और 3 डिग्री की कम ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की। और दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा अपने पास ये हो जाएगा कि भाई ये कार्बन ये इसका बॉन्ड टूट रहा है और OH का बॉन्ड यहाँ पे जुड़ रहा है। तो अगर कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, विथड्रॉइंग का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, क्योंकि इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो अपने पास इसके डेल माइनस के चार्ज कम होंगे क्योंकि चार्ज खींचेगा,
यहाँ के डेल नेगेटिव का चार्ज खींचेगा तो इस डेल पॉजिटिव को मिलेगा, तो ये भी खुश हो जाएगा और वो भी खुश। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप है तो अपने पास ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट की। तो ट्रांजिशन स्टेट की अपने पास दो प्रकार की मानी गई है यहाँ पे, एक तो ये हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला फैक्टर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई अपने पास। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेना है आपको, वो सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब हो गया, पोलर का मतलब म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, और एप्रोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अपने पास एसीटोन हो गया। अब एसीटोन की स्ट्रक्चर तो आपको पता होगी ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ऑक्सीजन या फिर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट नहीं है, कार्बन से है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन नहीं कनेक्टेड है, तो ये अपने पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। तो एसीटोन लिया जाता है और यहाँ पे DMSO भी लिया जाता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड लिया जाता है, और यहाँ पे DMF भी लिया जाता है, डाई मिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट हो जाएंगे। ये सॉल्वेंट आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो ये हो गई अपने पास क्या, SN2 रिएक्शन हो गई। अब अपन देखते हैं E2 रिएक्शन के बारे में। तो E2 रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही चलता है कि अगर अपने पास क्या होता है RCH, यहाँ X है और यहाँ CH2H है, तो एक ही स्टेप में कोई स्ट्रॉन्ग बेस लगाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस लगाने के बाद यहाँ एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा, एल्कीन बनेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा। कैसे होगा ये, यहाँ पे अगर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि RCH, ये X मैंने उठा लिया, ये CH2 और यहाँ पे H बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस आएगा, और ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस हाइड्रोजन और ये बेस, ये बॉन्ड बनाना चाहेंगे, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना जो बॉन्ड होगा ना वो यहाँ उतारना चाहेगा, यहाँ से उतारेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन और बेस का बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो ये आपको यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है। समझ में आ गई ना बात, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और बेस का बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बेस हाइड्रोजन को लेने आया है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने पास ये बॉन्ड अपने यहाँ उतारेगा, तो इसका ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा। अब कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगेंगे तो हेलोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी एक ही स्टेप के अंदर ये सारा काम हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं बेबी एल्कीन। क्या बोलते हैं, बेबी एल्कीन। तो यहाँ पे बेबी एल्कीन अपने पास ट्रांजिशन स्टेट है, और थोड़े समय के बाद यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो H भी आ जाएगा और X माइनस बाहर निकलेगा, तो बेस वापस बाहर निकल जाएगा और HX बनवा देगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो ये अपने पास इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब अगर मैं बात करूँ तो इसके अपने पास रेट के अंदर क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, एक तो बेस और एक होगा RX। तो यहाँ से ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, और साथ ही साथ ये अपने पास क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी अपने पास डिपेंड करेगी बेबी एल्कीन पे। बेबी एल्कीन जितनी स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा रेट होगी, तो रेट अपने पास किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ बेबी एल्कीन। और एल्कीन की अपने पास अल्फा हाइड्रोजन से निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने लगती है ना, तो वो चीज़ हो गई भाई। बेबी एल्कीन है, एल्कीन की हाइपर कंजुगेशन से अपने स्टेबिलिटी निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, तो 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो एक जगह आपको ध्यान में रखना है, SN1 E1 एंड E2 के अंदर अपने पास यही क्रम रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। केवल SN2 में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे 1 डिग्री का ज़्यादा होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आ गई बात ये, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से यहाँ पे ये हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा आपके पास। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर का मतलब म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, एप्रोटिक का मतलब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेऊं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक NaOH, RO नेगेटिव, जैसे कि CH3O नेगेटिव,
C2H5O नेगेटिव, ये दिखेंगे आपको यहाँ पे NaNH2 दिखेगा, NH3 दिखेगा। तो ऐसे सॉल्वेंट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ हो गई। यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करो तो हेलोजन जहाँ से निकलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से OH ने अटैक किया तो क्या होगा? इन्वर्जन होगा। और इस स्पेशल इन्वर्जन को अपन बोलते हैं क्या? वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। और रही बात E2 की, तो E2 के स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई अपने पास यहाँ पे बात होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। समझ में आ गई? तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया SN2E2, सेम है ना, एक जैसे है ना, बस थोड़ा बहुत इसमें सॉल्वेंट का फ़र्क है और तो सारा कुछ इसमें सेम ही है। ठीक है, वैसे सेम तो यहाँ पे क्या है, SN2 और E2 में इसमें भी आ गया ना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस वाले में। तो ये इनकी क्या हो गई? अपने पास रेट भी चेंज हो गई और थोड़े सॉल्वेंट आपके चेंज हुए। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंपेयर करके SN2 और E2 भी आपको पढ़ा दिए। समझ में आ गई बात? ये तो ये चीज़ है। अब अपन आगे चलते हैं, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे सबसे पहले आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, तो OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करवाना है आपको। तो क्या होगा? अपने पास एल्कोहल होगा, क्या होगा? RX होगा अपने पास। और इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आप रिएक्शन करवा दो एक्वस KOH से, या तो फिर एक्वस अन्य OH से, या तो फिर आप करवा दो यहाँ पे रिएक्शन मोइस्ट AgOH के साथ, या फिर आप रिएक्शन करवा दो यहाँ पे क्या? मोइस्ट Ag2O। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए? रिएजेंट हो गए। तो अगर हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH, एक्वस NaOH, मोस्ट AgOH और मोस्ट Ag2O के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे आपके पास एल्कोहल बनेगा, और जो भी आपके पास बाई प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3Cl C2H5Br, ठीक है, और CH3Br और CH3 मान लो ये लिख दिया मैंने C2H5Cl। ठीक है, और इसमें मान लो मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ है? मान लो सबसे पहले मैंने करा दी मोस्ट AgOH के साथ। ठीक है, मोस्ट Ag2O, मोस्ट क्या अपन ने एक्वस मान लो KOH के साथ रिएक्शन करवा दी, और एक्वस अन्य OH के साथ रिएक्शन करवा दी। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? CH3OH बनेगा और AgCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल भी है, अपन अल्कोहल वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो C2H5OH और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? AgBr बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या होगा? CH3OH बनेगा और यहाँ पे KBr बनेगा। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे बना लो C2H5OH और साथ में क्या होगा? NaCl निकल जाएगा। तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके ये दे रखी है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगर RX की रिएक्शन किसके साथ मिलती है? KCN या NaCN के साथ मिलती है, तो यहाँ पे आपके पास अल्काइल साइनाइड बनेगा। और अगर रिएक्शन आप करवा देते हो AgCN के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है? आइसोसाइनाइड बनता है। समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ पे आपके पास आइसोसाइनाइड बना है और वहाँ आपके पास क्या बना है? साइनाइड बना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं रिएक्शन करवा देता हूँ NaNO2 और KNO2 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बनता है? RONO। ठीक है, ये बनेगा। और अगर मैं रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ? AgNO2 के साथ कराता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास RNO2 बनेगा। समझ में आ गई बात? ये कारण क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पे होता है KC ट्रिपल बॉन्ड N है अपने पास। समझ में आ गई बात? ये अब यहाँ से क्या होता है? ये जो ये आप देख रहे हो पोटेशियम एंड कार्बन के बीच में, ठीक है, पोटेशियम और यहाँ पे आप जो कार्बन के बीच में बॉन्ड देखते हो, ये अपने पास क्या होता है? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। तो थोड़ा बहुत भी आप इसमें पानी डाल दोगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ से बीच में से जैसे टूटेगा, तो बीच में से टूटते ही अपने पास क्या हो जाएगा? ये C- है, वो यहाँ पे क्या करेगा? अटैक कर देगा। तो इस वजह से RCN बनता है।
ठीक है। और AgCN में क्या होता है, Ag और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट होता है, फजान रूल लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा कोवेलेंट होने के वजह से, ठीक है, स्यूडोनोबल गैस होती है तो बहुत ज़्यादा होता है इसका क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ में आ गई, स्यूडोनोबल गैस रखता है ना Ag, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, कोवेलेंट इसका नेचर ज़्यादा हो जाएगा इस बॉन्ड का। तो इस वजह से क्या होगा, कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस वजह से अपने पास क्या होगा, RNC बनेगा। भाई बॉन्ड बनने के बाद तो ये बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा ना, ये तो जाहिर सी बात है, कार्बन 4 बॉन्ड थोड़ी रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो बाद में तो ये बॉन्ड टूट ही जाएगा। और NaNO2 में अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ONO है अपने पास, ठीक है। और Na का यहाँ पे बॉन्ड होता है या फिर पोटेशियम का होता है, तो ये बॉन्ड आयनिक होता है सेम ऊपर के जैसे ही। तो इस वजह से जैसे ये टूटेगा तो टूटते यहाँ पे O- होगा ना, वो यहाँ पे क्या कर देगा, R को अब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस वजह से अपने पास क्या बन जाएगा, RONO बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, Ag, ठीक है, Ag यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, AgONO के बीच में रिएक्शन कराते हो, तो ये वाला जो बॉन्ड दिखना है ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस वजह से RNO2 बनता है। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन बाई OH है, और वो क्या हो गया अपने पास है, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया, और नाइट्रेट के बीच में अपन ने यहाँ पे रिएक्शन करवाई है। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन है वो पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल के बारे में, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ अपन को यहाँ पे क्या करनी है, रिएक्शन करवानी है। तो अपन यहाँ पे तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले जो मेटल आपके पास रिएक्शन में दिखाया गया है वो सोडियम है, ठीक है। और इसमें जैसे कि मान लो मेरे पास RX है, तो यहाँ पे 2 सोडियम लगाओ, और यहाँ पे X और R, और यहाँ पे क्या रखना है, ड्राई ईथर रखना है। तो क्या होता है, यहाँ से 2 NaX के मोल यहाँ पे निकल जाएंगे, और RR यानी एल्केन आपके यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने पास क्या, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई, ये तो ये वुड्स रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, अपने पास कार्बन की संख्या बढ़ाई जाती है, तो असेंट ऑफ चेन में इसका यूज होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ पे है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम क्या, जिंक के साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ अगर मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाऊं तो इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो फिंकलस्टीन थी जिसमें अपन ने क्या किया था, एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन किया था। ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ में, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो RX प्लस जिंक की रिएक्शन करवा दी मैंने, किसके साथ है, एक और RX के मोल के साथ। तो यहाँ से अपने पास निकलेगा, और यहाँ पे ड्राई ईथर रखना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास से, RR बनेगा, और ZnX2 बाहर निकल जाएगा। क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो इसलिए 2 सोडियम लगा रहे थे, जिंक की क्या होती है 2 होती है, तो अपने 1 ही लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा हो जाएगा अपने पास रिएक्शन विथ क्या, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ अगर मैं क्या करता हूँ, RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है, RMgX बनता है, यानी कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनेगा, ठीक है। तो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है अपने पास ऑर्गेनिक में, तो इसलिए आप इसका मैकेनिज्म भी देख लो कि ये कैसे बना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम अपने पास यहाँ पे Mg+ में आएगा, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर डोनेट कर दिया। समझ में आ गई बात, ये चीज़ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, और 1 इसके पास पहले से रहेगा ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो +2 आता, पर अभी इसके पास क्या है, लास्ट वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल भी बन जाएगा। तो डॉट भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, डॉट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने पास इसके बाद, ये आपको पता होगा ना, 2 8 2, ये 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 2 10 2 12 12 पे आता है मैग्नीशियम। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो डॉट आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, कमी हो गई तो प्लस आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और अपने पास क्या होगा यहाँ पे RX होगा। समझ में आ गई बात, ये तो ये चीज़ है। तो जैसे ये अपने पास क्या करेगा, X है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकलते समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे क्या आएगा, डेल माइनस, और इस पे डेल पॉजिटिव आएगा। जब टूट रहा होगा तो पीछे से ये इलेक्ट्रॉन इसकी सहायता करने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, R डॉट बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X माइनस बन जाएगा। अब बस सबको जोड़ दो साथ में,
ये Mg इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर डॉट, और यहाँ पे अपने पास कौन आ जाएगा R डॉट, और वहाँ कौन आ जाएगा X माइनस। तो तीनों मिल के क्या बना लेंगे, ये तो बॉन्ड बना लेगा RMg, ठीक है, और प्लस और माइनस ये बना लेगा X, तो RMgX बन गया। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। ड्राई ईथर का यहाँ पे क्या काम है, तो ड्राई ईथर अपने पास होता है ROR डैश होता है ना, CH3OCH3, तो अपने पास यहाँ पे RMgX थोड़ा अनस्टेबल सा होता है, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये अपने लोन पेयर देके इसको स्टेबल करवाता है, ठीक है, तो इसलिए ड्राई ईथर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। एक रिएक्शन आपके पास लास्ट इसके अंदर रह गई, जो कि है रिएक्शन विथ लिथियम। तो लिथियम की अगर रिएक्शन यहाँ पे कराते हो तो RX की रिएक्शन मान लो, 2 आपने लिथियम लिए और ड्राई ईथर यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मेटल है ना, मेटल है, मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, ड्राई ईथर लगा रहे हैं बार बार। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लिथियम अंदर आएगा और ये X माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा RLi और LiX। ये अपने पास क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा अपने पास अल्काइल लिथियम बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे क्या बनता, CH3Li बनता, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते, मिथाइल लिथियम लिख देते, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया रिएक्शन विथ मेटल। अब अपन चलेंगे हेलो एरिन की तरफ, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, हेलो एरिन के, ठीक है। तो अब अपन को पढ़ना है यहाँ पे MOP ऑफ हेलो एरिन, ठीक है। तो हेलो एरिन बनानी है अपन को, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपन को ऑब्टेन करवाना है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा कहाँ से अपने पास, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे हेलो एरिन बनानी है। जैसे कि मान लो मैंने एक बेंजीन उठा ली, ठीक है, ये एक खूबसूरत सी बेंजीन है, और इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो Cl2 ले लिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई लुईस एसिड उठाना है। जैसे मान लो मैंने उठा लिया FeCl3 उठा लिया, ठीक है, तो अनहाइड्राइड FeCl3 आप यहाँ पे उठा लो, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन अंदर जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। तो अपने पास क्या होगा भाई, बेंजीन की हर एक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से अपने पास Cl होगा और यहाँ से HCl अपने पास बाहर चला जाएगा। तो ये बन गया आपके पास क्या, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन भी आप ऐसे ही बना सकते हो, Br2 लगा लो, ठीक है, FeCl3 रहने दो चाहिए, क्योंकि इसका काम होता है क्लोरीन को यहाँ से खींच के ले जाना, ठीक है, तो वो चीज़ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बताऊँ तो आयोडोबेंजीन में फिर से वही दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी कि यहाँ पे आप I2 लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपने अनहाइड्राइड FeCl3 लगा दिया, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा आयोडोबेंजीन, ठीक है, और इसमें अपने पास यहाँ पे साथ में क्या निकलेगा, HI। फिर से वही हो गया दिक्कत, HI अपने पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन वापस रिवर्सिबल बन जाएगी, तो इसलिए अपन स्ट्रॉन्ग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे, जैसे कि HiO3 या फिर HNO3 लगा देंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये लगाते ही वापस रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अपने पास है इरिवर्सिबल हो जाएगी, और फ्लोरोबेंजीन बनेगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस वजह से आप वो यूज़ में नहीं ले सकते। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरा हो जाएगा अपने पास का किससे, फ्रॉम एनिलीन से। दो ही आपके यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड बताए गए हैं। तो एनिलीन में अपने पास कैसे होता है, जैसे ये एनिलीन ले लिया आपने, ठीक है, NH2, तो एनिलीन में आपको यहाँ पे क्या करना है, NaNO2 लगाना है, और साथ में यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, HCl, और कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे रखना है, यानी लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास ऊपर बन जाएगा N2Cl, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और इसको डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो अब बेंजीन डाईएजोनियम के वह सहायता से बहुत सारी रिएक्शन निकाली गई थी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे निकाली थी किसने, सेंडमेयर ने निकाली थी। तो इसके आधार पे सेंडमेयर्स रिएक्शन अपने पास यहाँ पे निकल के आती है। सेंडमेयर ने क्या कहा कि आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जो ये साल्ट है N2Cl, ये उठा लो, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, Cu2Cl2 और यहाँ पे HCl, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो CuCl और HCl। समझ में आ गई बात ये, यानी कि जो आप यहाँ पे ले रहे हो Cu2Cl2, उसी के कोरस्पॉन्डिंग का आपको लेना है। जैसे CuCl2 लिया तो यहाँ HCl ले लो, Cu2Br2 लिया तो HBr ले लो। समझ में आ गई बात ये।
जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे क्या करता, इस जगह पे N2 यहाँ पे Br अपन मान लो यहाँ पे N2Cl होता और इस जगह पे मैं क्या लगा देता, Cu2Br2 लगा देता, तो यहाँ पे आपको HBr लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, Cu आपको Br और HBr, यानी अगर Br2Cl2 लिया तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग का आपको हेलोजन एसिड उठाना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, अगर Cu2Cl2 और HCl लिया है तो यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और अगर यहाँ पे HBr वगैरह ये लिए हैं तो यहाँ पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। दूसरा रिएक्शन अपने पास हो जाएगा, रिएक्शन विथ किसके साथ है, पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ। तो अपन क्या करेंगे, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ले लेंगे N2Cl और इसकी रिएक्शन करा दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आयोडोबेंजीन बन जाएगा और साथ में निकलेगा क्या, यहाँ पे आपके पास है KCl और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो आयोडोबेंजीन अगर बनाना है तो इस रिएक्शन से आप बना सकते हो। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ले लो, यहाँ पे बेंजीन ऊपर N2Cl, यहाँ पे माइनस होता है और इस जगह प्लस आता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो Ki के साथ रिएक्शन करा दो तो आपके पास आयोडोबेंजीन मिलेगा। और तीसरा अपने पास यहाँ पे होता है गेटरमान रिएक्शन। ठीक है। अब गेटरमान जो रिएक्शन है अपने पास, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे आप उठाओ क्या, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड N2Cl और यहाँ पे क्या कर दो, कॉपर पाउडर लगा दो और HCl लगा दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है अपने पास, क्लोरोबेंजीन बनता है। समझ में आ गई बात ये। अगर ऐसे ही आप इस रिएक्शन को ऐसे करवाते कि यहाँ पे आप क्या लगा देते, N2Cl और इसका रिएक्शन कॉपर पाउडर और HBr के साथ कराते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। समझ में आ गई। तो ये चीज़ अपने पास होगी। तो गेटरमान और सैंडमेयर एक जैसे ही हैं। यहाँ Cu2Cl2 लिया जाता है और उसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एसिड लिया जाता है, जबकि यहाँ पे कॉपर पाउडर और यहाँ पे क्या लिया जाएगा, हेलोजन एसिड लिया जाएगा। अगर HCl होता है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr होगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है। तो एक चीज़ नहीं बनी अपने पास है, जो कि है अपने पास फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन नहीं बना। तो फ्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो इसके लिए अपने पास रिएक्शन होती है बल्ज साइमंस रिएक्शन। ठीक है। अब बल्ज साइमंस जो रिएक्शन है वो क्या कहते हैं, देखो इनका कहना है कि अपने पास यहाँ पे क्या उठा लो, N2Cl डाइअजोनियम क्लोराइड उठा लो और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, HBF4 के साथ करवा दो। तो अपने पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे अपने पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा N2BF4। इस नाम का अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब आप देखो साथ में क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, यहाँ से HCl निकल जाएगा। अब आप इसको हीट करा दो तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। साथ में यहाँ पे BF3 और N2 गैस आपके यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो आप सैंडमेयर या फिर गेटरमान रिएक्शन का यूज़ कर लो। आयोडोबेंजीन बनाना है तो रिएक्शन विद Ki करा दो। और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन का यहाँ पे निर्माण कराना है तो बल्ज साइमन रिएक्शन करा दो। HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा अनस्टेबल सा, थोड़ा बहुत हीट कर दो और आपके पास फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। अब अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। तो केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएरिन की पढ़नी है। इसमें आपको 3 मिलती है। एक तो आपको मिलेगी यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरी आपको यहाँ पे दिखेगी रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है। तीसरी आपको यहाँ पे दिखेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले अपने पास क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर अपने पास क्या होगा कि ये अपने पास हेलोएरिन होगा। ठीक है। और इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल अपन डालेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर चला जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल अंदर, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि हेलोएरिन्स होती है ना, वो क्या होती है, मच लेस रिएक्टिव होती है किस पे,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और अल्काइल हैलाइड की ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो अराइल हैलाइड है या फिर हेलोएरिन्स है, इनकी अपने पास क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबसे पहला तो यहाँ पे आता है रेजोनेंस का, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे रेजोनेंस देखा जाता है। तो रेजोनेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि ये अपने पास क्या है, हेलोएरिन है, इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो ये लोन पेयर यहाँ पे देगा, ठीक है भाई, लोन पेयर देगा, और अंदर अपने पास यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, अब इसको घुमा दो पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पे और बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा। तो ये अपने पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, वापस यही हो जाएगा, ये यहाँ पे उतरेगा तो ये यहाँ उतर जाएगा। तो अपने पास ये और इस जगह पे और ये x प्लस आ गया, ठीक है। अब वापस अपने पास क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर वापस अब ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊँ, ठीक है, तो हाइब्रिड अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड आपके पास बन जाएगा कि अपने पास क्या है, जो पाई बॉन्ड है वो तो सारी जगह पे घूम रहा है, ठीक है, और ये x है और यहाँ पर भी आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कार्बन और यहाँ पे जो हेलोजन है उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना, ये जो डैश डैश से दर्शाया है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसके। तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन दोनों क्या होंगे, टाइटली अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। तो हेलोजन आसानी से नहीं निकल पाएगा। और दूसरा कारण अपने पास यहाँ पे क्या होता है, दूसरा अपने पास होता है कि जो कार्बन अपने पास अटैच होता है ना, वो sp3 नहीं होता, वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है कार्बन की, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा, ये हेलोजन है, तो ये कार्बन देखो 3 सिग्मा बना रहे हैं, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होती है, अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है भाई। आपको पता है sp2 sp3, इसमें s का करेक्टर कितना है, 50% है, कितना है अपने पास 50% है। और इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें कितना आ रहा है, लगभग 33.33% आएगा, और इसमें कितना आएगा अपने पास 25% आएगा। तो एस करेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से क्या होगा, अपने पास हेलोजन उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी हो गई और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ गया। तो इस वजह से हेलोजन बाहर नहीं निकल पाता, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है। बस कुछ स्पेशल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि डाउ प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या होती है, डाउज प्रोसेस होती है, जो कि अपने फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिनॉल जबकि अपन क्या करते हैं, जब फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड करते हैं ना, तब अपने पास यहाँ पे क्या होता है, डाउ प्रोसेस लगती है। समझ में आ गई बात ये। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल के बारे में, ठीक है। तो दूसरी अपने पास रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल के साथ अपन को अब रिएक्शन देखनी है। तो मेटल के साथ सबसे पहली रिएक्शन आती है सोडियम के साथ, जिसमें 2 केस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या हो जाएगा अपने पास है कि एक आपने हेलोएरिन उठा लिया, ठीक है, जैसे कि आपने ब्रोमो बेंजीन उठा लिया, और इसकी रिएक्शन करा दो 2 सोडियम के साथ, और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, 1 ब्रोमो बेंजीन और उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या रखोगे, ड्राई ईथर रख दो। तो ड्राई ईथर रखने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड के बाहर निकल जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाईफिनाइल बन जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो इस जगह पे आपके पास क्या बन गया, डाईफिनाइल, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। इसको क्या बोल दोगे आप, फिटिक रिएक्शन बोल दोगे। और इसका जो सेकंड केस बनेगा वो अपने पास ये बनेगा कि एक आपने यहाँ पे क्या कर लिया, हेलो एल्केन ये आपने ले लिया हेलोएरिन ले लिया, मान लो मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन ले लिया, और इसकी रिएक्शन आप करा दो 2 सोडियम के साथ, और इधर आपने क्या कर लिया, हेलो एल्केन उठा लिया, जैसे मान लो मैंने उठा लिया क्लोरोमीथेन उठा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से आप ड्राई ईथर ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 अन्य Cl के मोल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और इस जगह पे आपके पास क्या बैठेगा,
यहाँ पे आपके पास क्या बैठ जाएगा, ये टोलिन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर हेलोएरिन और हेलोएरिन उठाया तो फिटिक रिएक्शन, हेलोएरिन और हेलोएल्केन उठाया तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अपने पास हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रिएक्शन विथ कॉपर। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, उल्मन रिएक्शन। तो उल्मन्स जो रिएक्शन है उनका क्या बोलना है, उन्होंने कहा था कि आयोडोबेंजीन उठाओ, एक सील ट्यूब ले लो और कॉपर पाउडर के साथ उसको मिक्स करके और स्ट्रॉन्ग हीट दे दो इसको। ठीक है, हीट कर दो, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन उठाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, कॉपर आयोडाइड बाहर निकलेगा और डाईफिनाइल आपके पास यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास डाईफिनाइल। तो इनका कहना ये था कि व्हेन आयोडोबेंजीन इज हीटेड विथ कॉपर पाउडर इन अ सील्ड ट्यूब, ठीक है, देन बाईफिनाइल, बाईफिनाइल बोल दिया, डाईफिनाइल बोल दिया, एक ही बात है। तो डाईफिनाइल इज ऑब्टेन्ड। तो ये हो गई उल्मन रिएक्शन। तीसरा हो जाएगा अपने पास क्या, रिएक्शन विथ, तीसरा अपने पास हो जाएगा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो वही होगा अपने पास। यहाँ पे क्या होगा, देखो ड्राई अगर ईथर रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई भी एक हेलोएरिन उठाया और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, यानी RMgX। ये R, ये Mg और ये X, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी। और तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा, तीसरा क्या, चौथा आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ लिथियम। तो लिथियम के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो आपने मान लो एक हेलो एरिन उठा लिया और इसकी रिएक्शन आपने क्या कर दी लिथियम के साथ कर दी और 2 मोल लिथियम के ले लिए और ड्राई ईथर भी रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, फिनाइल के ऊपर लिथियम लग जाएगा और लिथियम क्लोराइड आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, फिनाइल लिथियम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो 4 रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ कॉपर, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विथ लिथियम। ये हो गई रिएक्शन विथ मेटल। अब अपन चलते हैं तीसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने लास्ट केमिकल रिएक्शन आ गई हेलोएरिन की और उसके बाद ही अपने लेसन खत्म हो जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं तीसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ, जो कि अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे अपने पास कोई भी एक क्या होगा, हेलोएरिन होगा और इसमें अपन को क्या करवाना होगा, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है अपने पास, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे अगर क्या होता है अपने पास, यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि ये X हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे H+ बाहर आ गया, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर गया और एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। पर ये भी क्या होती है, बहुत कम लेस रिएक्टिव होती है। इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, एक तो अपने पास ये है कि हेलोजन है अपने पास, तो वही हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, रेजोनेंस करवाओगे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे रेजोनेंस करवाना शुरू किया और इस जगह पे लोन पेयर आ गया, तो पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहाँ पे अपने पास पहले रेजोनेंस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड X+, यहाँ से अपने पास क्या होगा बताओ, यहाँ आ जाएगा अपने पास लोन पेयर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये लोन पेयर और वापस अपन को पहली वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गया, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन ने बना ली। अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिड बनाऊँ, ठीक है, अगर इसका हाइब्रिड बनाए तो पाई बॉन्ड पूरे रिंग में है,
ठीक है, और यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और उसके ऊपर डेल प्लस, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हेलोजन ने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हैं थ्रू रेजोनेंस, तो ये क्या हो गया अपने पास प्लस m इफेक्ट को शो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में बढ़ेगी, पर स्पेशली कहाँ पे बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पे। भाई ये क्या होता है, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ओम प्रकाश, ऐसे ध्यान में रखो। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा हो गई। तो अपने पास क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में बढ़ी, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है स्पेशली वो कहाँ पे बढ़ी है, ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ी है। इसका मतलब अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और या तो पैरा पे अटैक करेगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट प्लस m वाली तो बात ठीक है, ये प्लस m होता है, पर हेलोजन होते हैं ना, हेलोजन में केस में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन क्या होता है कि हेलोजन अच्छे क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे ढंग से खींचते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास माइनस आई जीत जाता है जबकि प्लस m हार जाता है इस इफेक्ट में। जनरली तो क्या होता है, प्लस m जीतना है, मीजोमेरिक इफेक्ट की क्या होती है अपने पास यहाँ पे ज़्यादा होती है, जो आप बोल सकते हो प्रायोरिटी, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की कम होती है। पर इस एक केस में, हेलोजन के केस में एक्सेप्शन चलता है कि माइनस आई ज़्यादा होता है, प्लस m में कम हो जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन देने के बजाय खींचने में ज़्यादा यहाँ पे विश्वास रखते हैं। पर कुछ केस के अंदर अगर डिजास्टिक कंडीशन लगा दी जाए तो यहाँ पे अपने पास क्या हो सकता है, अगर डिजास्टिक कंडीशन लगा दी जाए तो अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, और अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे या तो फिर पैरा पे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, भाई हो तो सकती है क्योंकि प्लस m है, ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में उतारेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में देखो बढ़ रही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पर स्पेशली कहाँ पे बढ़ रही है, एक तो देखो यहाँ पे बढ़ रही है ऑर्थो पे, ठीक है, एक पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रही है, अपने पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो तो नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा, तो नेगेटिव चार्ज या तो आ रहा है ऑर्थो पे, या तो आ रहा है पैरा पे, या तो आ रहा है ऑर्थो पे। समझ में आ गई। तो इसका मतलब ई प्लस आएगा तो वो अटैक कहाँ पे करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ हो गई। परंतु हेलोजन के केस में क्या होता है, हेलोजन बढ़िया क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है, और ये एक्सेप्शन चलता है कि माइनस आई ज़्यादा होता है यहाँ पे और प्लस m क्या होता है अपने पास कम हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन उल्टा खींच भी लेते हैं, ठीक है। पर एक्सेप्शनली यहाँ पे क्या हो जाता है, अपने पास ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, बहुत गिनी चुनी जगहों पे आपको मिलेगी, और वो अपने पास है यहाँ पे क्या होता है, जब डिजास्टिक कंडीशन लगा दी जाती है तब होता है। जैसे कि यहाँ पे वो डिजास्टिक कंडीशन अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मान लो ये आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक हेलो एल्केन उठा लिया, हेलो एरिन उठा लिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें वो डिजास्टिक कंडीशन कौन सी है, तो सबसे पहली जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ वो है ब्रोमिनेशन, Br2, और अनहाइड्राइड आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, AlBr3 लगा सकते हो। तो उस केस में आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, उस केस में आपको यहाँ पे या तो इस जगह ब्रोमीन जुड़ सकता है, और या तो फिर क्या हो सकता है अपने पास इसके ऑपोजिट में, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। अब ये दोनों पास पास है, रिपल्सन ज़्यादा होगा और यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और माइनर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अपने पास होता है नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, और साथ में कंसनट्रेटेड अपने पास क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा, ठीक है। तो ये कराते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। ऊपर वाले में इलेक्ट्रोफाइल अगर पूछे आपसे तो वहाँ हो जाएगा Br+, ब्रोमोनियम आइन, यहाँ NO2+ बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास इस जगह पे या तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा NO2 जुड़ेगा, या तो इस जगह पे NO2 जुड़ेगा, और मेजर अपने पास ये बनेगा और माइनर अपने पास ये वाला बनेगा, ठीक है। एक अपने पास होता है सल्फोनेशन, कंसनट्रेटेड H2SO4 लगा दो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है, वो अपने पास क्या होता है SO3 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है SO3 होता है, ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ये बेंजीन हो गई, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ हो जाएगा SO3H, या तो यहाँ जुड़ सकता है, देखो H भी जुड़ता है, ये आपके मैकेनिज्म 11th के अंदर थे, अभी डायरेक्ट आप ध्यान में रखो, सल्फोनिक एसिड बनता है। समझ में आ गई बात, ये मेजर होगा ये माइनर होगा। एक अपने पास यहाँ पे क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और एक असाइलेशन भी चलता है, ठीक है।
तो अगर इसकी रिएक्शन मैं क्या करवा देता हूँ, जैसे CH3Cl के साथ करवा दूँ और यहाँ पे भी क्या कर दे अनहाइड्राइड FeCl3 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इस जगह पे क्या होता है अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है, CH3 प्लस। तो यहाँ पे या तो देखो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा CH3 और या तो कहाँ पे जुड़ेगा अपने पास पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है अपने पास क्या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक होता है अपने पास यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है, ठीक है। असाइल अपने पास कौन सा ग्रुप होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl है, ठीक है। और साथ में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे वही लगा देंगे अनहाइड्राइड FeCl3 लगा देंगे। यहाँ से ये क्लोरीन को खींच के ले जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास, दो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। एक तो जैसे ये बेंजीन है ये क्लोरीन है, तो यहाँ से जुड़ सकता है तो वो जोड़ दो अपने पास ये वाला, ये C डबल बॉन्ड O और CH3। और एक प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा, ऊपर Cl है नीचे की तरफ जुड़ जाए C डबल बॉन्ड O CH3। ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना कुछ नहीं है, बस आप इलेक्ट्रोफाइल ध्यान में रखो। ब्रोमिनेशन में Br प्लस होता है, ठीक है, HNO3 यानी नाइट्रेशन के अंदर NO2 प्लस होता है। सल्फोनेशन में क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 होता है, पर एक H भी यहाँ पे जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है ना, तो यहाँ से क्या होता है बाद में H प्लस भी यहाँ पे अटैक करता है, थोड़ा बहुत हीट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SO3 या सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो या तो ऑर्थो पे जोड़ना है या पैरा पे जोड़ना है यार, एकदम सरल है। एल्काइलेशन में क्या होगा एल्काइल ग्रुप जाएगा, असाइलेशन में असाइल ग्रुप जाएगा, असाइल ग्रुप ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गया यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।